तो चलिए आज बात करते हैं ई-पैक प्रीफैब्स की। इसके स्टॉक में एक जबरदस्त गिरावट आई और वो भी तब जब कंपनी के सालाना आंकड़े तो काफी मजबूत लग रहे थे। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? आइए इसी को समझते हैं। देखिए, हुआ ये कि कंपनी का स्टॉक सीधा लोअर सर्किट पर जा लगा। मतलब एक ही दिन में 10% की सीधी गिरावट। जबरदस्त। अब यही बात तो सबको चौंका रही थी। एक तरफ स्टॉक इतना गिर गया और दूसरी तरफ जब आप साल दर साल ग्रोथ के आंकड़े देखते हैं तो वो तो बड़े शानदार लगते हैं। तो फिर ये पहेली है क्या? चलिए इसी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ई-पैक प्रीफैब का बिजनेस आखिर है क्या, ये कंपनी करती क्या है। तो ये कंपनी काम करती है प्री फैब्रिकेटेड इंजीनियरिंग बिल्डिंग्स यानी पीईबी के स्पेस में। अब ये पीईबी क्या होता है? ये कंस्ट्रक्शन का एक मॉडर्न और बहुत ही एफिशिएंट तरीका है। इसमें बिल्डिंग्स के हिस्से फैक्ट्री में बनते हैं और फिर साइट पर आकर बस जोड़ दिए जाते हैं। हाँ, तो अब यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है। ई-पैक कोई प्योर पीईबी प्लेयर नहीं है जैसा कि इसके कुछ कॉम्पिटिटर्स हैं। ये एक हाइब्रिड प्लेयर है। मतलब ये पीईबी के साथ साथ सैंडविच पैनल और दूसरे छोटे मोटे प्रीफैब प्रोजेक्ट्स भी बनाती है। एक तरह से कह सकते हैं कि ये कंपोनेंट सप्लायर का भी काम करती है। तो इसका बिजनेस मॉडल काफी फैला हुआ है, लेकिन शायद कुछ बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स में उतना स्पेशलाइज नहीं है। अच्छा, बिजनेस मॉडल तो समझ आ गया। अब जरा नंबरों पर आते हैं और देखते हैं कि तीसरी तिमाही यानी Q3 में इस बिजनेस मॉडल ने कैसा परफॉर्म किया। तो अगर हम साल दर साल देखें यानी पिछले साल की इसी तिमाही से तुलना करें तो रेवेन्यू ग्रोथ तो शानदार थी, पूरे 25% की बढ़ोतरी। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। जब इसी रेवेन्यू की तुलना पिछली तिमाही यानी Q2 से की गई तो उसमें 25% की भारी गिरावट देखने को मिली। और बस यही वो कंफ्यूजन है जिसने मार्केट को हिलाकर रख दिया। सोचिए, एक ही कंपनी के लिए दो अलग अलग कहानियां। एक तरफ साल दर साल 25% की ग्रोथ तो दूसरी तरफ तिमाही दर तिमाही 25% की गिरावट। अब सवाल यह है कि मार्केट किस पर यकीन करे। और रुकिए, पहेली अभी और उलझने वाली है। रेवेन्यू तो ठीक है, लेकिन जब हम मुनाफे की बात करते हैं तो साल दर साल मुनाफे में 45% का उछाल आया। और ये हुआ क्योंकि कंपनी ने अपना कर्ज चुकाया और अपने काम करने के तरीके को और बेहतर बनाया। तो अब आप देख रहे हैं सिचुएशन कितनी कंफ्यूजिंग है। और इसी वजह से कंपनी की हालत को लेकर मार्केट में दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलने लगी। एक तरफ थे एनालिस्ट्स जिन्हें लग रहा था कि भाई ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, रेवेन्यू टारगेट मिस हो गया, तिमाही दर तिमाही इतनी बड़ी गिरावट है और अब तो शायद कंपनी को अपनी फ्यूचर गाइडेंस भी घटानी पड़ेगी। लेकिन दूसरी तरफ थे कंपनी के सीईओ। उनका कहना था कि अरे ये सब तो टेम्परेरी दिक्कतें हैं, साल के आखिर में छुट्टियां थी तो 35-40 करोड़ का माल डिस्पैच नहीं हो पाया, साउथ में मॉनसून लंबा खिंच गया तो कस्टमर्स ने माल उठाने में देरी कर दी, ये सब बस एग्जीक्यूशन की छोटी मोटी दिक्कतें हैं। तो Q3 के नंबर्स भले ही थोड़े डामाडोल लगे हों, लेकिन मैनेजमेंट का फोकस कहीं और है। वो भविष्य के लिए एक बहुत ही एग्रेसिव ग्रोथ का प्लान दिखा रहे हैं। और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, एक्शन भी दिख रहा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए जबरदस्त पैसा लगा रही है। आंध्र प्रदेश के मंबट्टू प्लांट को बढ़ाया जा रहा है, गुजरात में नई फैसिलिटी आ रही है। प्लान ये है कि FY27 खत्म होते होते कंपनी की टोटल कैपेसिटी 2,20,000 मीट्रिक टन तक पहुंच जाएगी। ये एक बहुत बड़ा एक्सपेंशन है। और इस एक्सपेंशन का कॉन्फिडेंस कहां से आ रहा है? वो आ रहा है एक बहुत ही मजबूत ऑर्डर बुक से। 1 जनवरी तक कंपनी के पास 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा के पेंडिंग ऑर्डर्स थे। मतलब काम की कोई कमी नहीं है। और एक और खास बात, ये जो ऑर्डर्स आ रहे हैं ना, वो नए जमाने की इंडस्ट्रीज से आ रहे हैं। रिन्यूएबल एनर्जी, सोलार, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज, ये सब हाई ग्रोथ सेक्टर्स हैं। तो कंपनी का फोकस बिल्कुल सही जगह पर है। तो एक तरफ तिमाही के खराब नंबर, दूसरी तरफ भविष्य के बड़े प्लान। अब इन सब का निचोड़ क्या है? कंपनी की वैल्यूएशन पर इसका क्या असर पड़ा है? देखिए, असर तो सीधा सीधा पड़ा है। अपने पीक से स्टॉक का वैल्यूएशन करीब करीब 33% नीचे आ चुका है। फाइनेंस की भाषा में इसे डी रेटिंग कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अब मार्केट या कह लें कि इन्वेस्टर्स कंपनी के भविष्य की कमाई के लिए उतनी कीमत देने को तैयार नहीं हैं जितनी पहले थे। तो कुल मिला के कहानी क्या है? कहानी है एक खींचतान की। एक तरफ है शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस की चिंता, एक तिमाही के नंबर खराब हुए तो मार्केट ने सजा दे दी, और दूसरी तरफ है मैनेजमेंट का लॉन्ग टर्म विजन जो भविष्य की डिमांड को देखते हुए आज भारी निवेश कर रहा है। और यही सबसे बड़ा सवाल है जो ये पूरी कहानी हमारे सामने छोड़ जाती है।
क्या ये 33% की गिरावट बस एक तिमाही की गड़बड़ी पर मार्केट का एक ओवर रिएक्शन है, या फिर ये ई-पैक प्रीफैब के लिए एक नई हकीकत, एक न्यू नॉर्मल की शुरुआत है? तो ये थी ई-पैक प्रीफैब के स्टॉक में आए गिरावट के पीछे की पूरी कहानी। अगर इस बातचीत से आपको मामला समझने में थोड़ी भी मदद मिली हो तो इसे जरूर किसी ऐसे के साथ शेयर कीजिए जिसे स्टॉक मार्केट की हेडलाइंस के पीछे की असली कहानी जानने में दिलचस्पी हो। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।